हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के एफटीएज के बारे में। एफटीएज बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसका हमारा इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका हमें कुछ फायदा है या नहीं है। पिछले जो एफटीए साइन हुए हैं उसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। आगे जो हम एफटीए साइन करने वाले हैं उसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हमने पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने इकोनॉमी को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ट्रेड डिप्लोमेसी का यूज किया है। मतलब कि ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया ने अपने अलग अलग देशों के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग किए हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ देशों के बारे में जिसने एफटीए साइन किए इंडिया के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रेस रिलीज का आर्टिकल है, इंडिया अचीवमेंट्स इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर द ईयर 25-26। इसमें बोला गया कि इंडिया ने जो 25-26 का टाइम है उसमें क्या अचीव किया है, हमें कितना बेनिफिट हुआ है या फिर क्या हुआ है। अगर हम बात करें तो ये बात कहाँ से कितनी सच्ची हो सकती है, कितनी झूठी हो सकती है। इंडियन ट्रेड डिप्लोमेसी पार्टनर्स मतलब ये वो एफटीएज है जो या तो साइन हो चुके हैं हमारे या फिर आने वाले टाइम में साइन होने वाले हैं। यूके के साथ हमारा एक एफटीए साइन हुआ है 2025 को, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूएई के साथ और ओमान के साथ। ओमान के साथ अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में, अंडर नेगोशिएशन में है। ये तो वो कंट्रीज है जिनके साथ हमारा एफटीएस अभी साइन हो चुका है। और अगर अभी यूएस, कनाडा और ओमान के अलावा अलग अलग गल्फ कंट्रीज है जिनके साथ एफटीएस साइन होना अभी बाकी है। अगर हम ऐसे देखें तो अच्छा लग रहा है, जैसे कि अभी हमारा ट्रेड साइन होगा, ट्रेड डील साइन होगी तो हमें बूस्ट मिलेगा, कितना बूस्ट मिलेगा और कैसे मिलेगा, यो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। अगर हम बात करें जो हमारा पहले एफटीए साइन हुआ है 2010 में आसियान कंट्रीज के साथ, तो उसमें हमें अगर हम बात करें, क्योंकि वो एफटीए तो पहले ही साइन हो चुका था, तो अब हमें फिर से 2026 में साइन करने की क्या जरूरत पड़ गई, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ऐसा हुआ कि उस टाइम जब हमने एफटीए साइन किया तो हमें लॉस हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद से इंपोर्ट हम ज़्यादा करने लग गए और एक्सपोर्ट हमारा बिल्कुल कम हो गया। और यही सेम जापान और साउथ कोरिया के केस में हुआ। इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 2012 और 2015-25 के बीच में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। एफटीए का प्रॉफिट इंडिया को छोड़कर सभी देशों को मिला, जिसके साथ इंडिया ने एफटीए साइन किया गया। एफटीए साइन हुआ था बिकॉज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टेबल में क्लियरली, जैसे कि यहाँ पे आप देखें आसियान। अगर हम बात करें 2012 की, यहाँ पे ट्रेड बैलेंस हमारा ट्रेड डेफिसिट था -10 के अराउंड, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ट्रेड डेफिसिट हो चुका है हमारा 51.23। और जिसके अकॉर्डिंग 2010 में हमें पहले से ये ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया जा चुका है। सेम विद द केस ऑफ जापान, यहाँ पे -14 पॉइंट समथिंग हो गया है। साउथ कोरिया के केस में देख लिया आप, ट्रेड डेफिसिट -9.6 था, अभी हो गया -15.12। सेम विद सिंगापुर। तो अब मैं ट्रेड यहाँ पे ऐसे देखने को लग रहा है कि हमें बहुत सारे ट्रेड डेफिसिट हुआ है और हुआ भी है असल में। तो ये बात वहीं पे घूम फिर के आती है, ऐसा क्या हो रहा है कि एफटीए हम साइन कर रहे हैं फिर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। तो हम फिर एफटीए साइन ही क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब रहेगा फिर एफटीए साइन करने का। तो इसका आंसर छुपा है हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन में। ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में हम अगली स्लाइड में समझते हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन, सपोज करें कंट्री एक्स है, लेट्स सपोज इंडिया, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। और कंट्री वाई है हमारा, ये क्या नाम है यहाँ पे, हाँ ताइवान, ये करता है हार्डवेयर मैन्युफैक्चर। कंट्री जेड है वियतनाम, यहाँ पे ये असेंबली का काम कर रहा है। तो एक कंट्री एक्स को देखे तो वो मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन के हिसाब से एक चेन के हिसाब से काम कर रहा है ना। यहाँ पे कंट्री एक्स हमारा जो इंडिया है वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, वियतनाम हार्डवेयर बना रहा है, और वियतनाम हार्डवेयर असेंबल कर रहा है। और कंट्री वाई जो नॉर्थ जो सॉरी सॉरी ये है ना हमारा ताइवान, ये हमारा हार्डवेयर बना रहा है। तो सभी मिलके एक
एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं हर कंट्रीज़ की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जो एक चेन के रूप में बंधी हुई है आपस में, टाई हुई है। अगर एक ये कहीं पे भी एक स्टेप में भी प्रॉब्लम आती है, किसी एक कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो भी पूरी हमारी चेन डिस्ट्रॉय हो सकती है। और असल में प्रॉब्लम भी हमारी यहाँ पे ये आई है कि हमारा इंडिया जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है। अगर हम बाकी देशों की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। वे उन्होंने अपनी एक चीज़ में इतनी स्पेशलिटी बनाई है कि उन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन से हटाना बहुत मुश्किल है। व्हेयरएज़ अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के केस में हम वो नहीं दिखा पाते और हम ग्लोबल वैल्यू चेन में सपोर्ट नहीं कर पाते। और ऐसा होने की क्या रीज़न है? मतलब इंडिया क्यों ग्लोबल वैल्यू चेन में सपोर्ट नहीं कर पा रहा? इसका मेन रीज़न है हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें ना, तो वहाँ पे फ़ॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अप टू द लेवल है ना, बहुत ही ज़्यादा। और हम हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इंडिया में अगर हम कोई एफटीए साइन करते हैं ना, तो हम उसका ओनली 25% के अराउंड यूटिलाइज़ कर पाते हैं बिकॉज़ ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेपर वर्क, जो कि कॉस्ट भी उसका बढ़ा देता है हमारे एफटीए का। और अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की, व्हेयरएज़ वे एप्रॉक्स 75 टू 80% के अराउंड एफटीए का कंप्लीट यूटिलाइज़ करते हैं ओनली बिकॉज़ ऑफ देयर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्टेड कि हम लगातार एफटीएस साइन कर पाएँ, उससे अच्छा ये है कि हम हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन का मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग करें। जब तक हम अपने ग्लोबल वैल्यू चेन के मैकेनिज़्म को सुधार कर उसको बेटर नहीं बनाते, तब तक इन एफटीएस से हमें लॉस ही होगा, चाहे हम किसी के साथ ही कर लें। थैंक यू गाइस।